नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का 30 बहुविकल्पी प्रश्न और भारत के सामान्य ज्ञान का 20 बहुविकल्पी प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो का जानकारी आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत में वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पाली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन दिया गया है विक्रमादित्य, महाशिवगुप्त, महाभवगुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विक्रमादित्य। और यहाँ बोला गया है छत्तीसगढ़ के पाली के शिव मंदिर का निर्माण बान वंश के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। तो जो राजा विक्रमादित्य था वो बान वंश से संबंधित था। और बोला है कि इस मंदिर का निर्माण है वो 870 से 900 ईस्वी के बीच में बनाया गया था। मतलब लगभग 800 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच में बनाया है दोस्तों। तो अगर आपको पूछे कि जो पाली के शिव मंदिर का निर्माण है वो किस ईस्वी के बीच हुआ है, तो आपको बताना है 800 से 900 ईस्वी के बीच में। ये आपको प्रश्न बना के पूछा जा सकता है। तो ये पूरा जो टॉपिक है आप याद करिएगा। अभी अगले और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसमें मैं ऐसा ही आपको टॉपिक बताऊंगा। तो वो सभी टॉपिक को आप याद करिएगा। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन को याद करना है, इनको भी याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न बना के आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। और बोला है कि विक्रमादित्य को जयमेव के नाम से भी जाना जाता है ना? तो इसको भी याद रखना है। अगर आपके ऑप्शन में जयमेव दे देगा, विक्रमादित्य की जगह में जयमेव दे देगा, तो आपको याद रखना है कि जयमेव है वो विक्रमादित्य का ही नाम है ना? और यह जो मंदिर है उसका निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दिया गया है बानाबरद, आरंग, मल्हार और इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है इनमें से सभी जगह से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। और वो जिला भी याद रखना है आपको। जैसे बानाबरद है, दुर्ग जिला हो गया, आरंग रायपुर। तो जिला याद रखिएगा, क्या पता आपके एग्जाम में जिला ही दे दे। तो आपको जिला भी याद रखना है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित दूधाधारी मठ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन दिया गया है बलभद्र दास, गोपाल देव, सॉरी देवपाल, गोपाल देव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है बलभद्र दास। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, कलचुरी कालीन पद और अधिकारी को सुमिलित करिए। मतलब यहाँ बोलने का अर्थ है, ये जो पद दिया गया है, जैसे महासंधि विग्रह पद है, वो किस विभाग से संबंधित है उसको मिलान करना है दोस्तों, है ना? तो चलिए मिलान करते हैं। तो पहला में दिया गया है आपका संचार विभाग का प्रमुख कलचुरी काल में किसे बोला जाता था, है ना? तो संचार विभाग का जो प्रमुख होता था कलचुरी काल में, वो होता था महाप्रतिहार, है ना? तो एक हो जाएगा महाप्रतिहार, है ना? और बी में क्या दिया है? तो बी में दिया है विदेश विभाग का प्रमुख। तो विदेश विभाग के प्रमुख को क्या बोला जाता था कलचुरी काल में? तो बोला जाता था दोस्तों महासंधि विग्रह, है ना? महासंधि विग्रह। और आपका तीसरा में दिया है नगर प्रमुख अधिकारी। तो कलचुरी काल में नगर प्रमुख अधिकारी को क्या बोला जाता था? तो बोला जाता था पूर्व प्रधान, है ना? तो पूर्व प्रधान हो गया आपका सी। और डी में क्या दिया है? कर संग्रहण अधिकारी। तो कर संग्रहण अधिकारी किसे बोला जाता था? तो बोला जाता था सोकलिक को दोस्तों, सोकलिक को। तो ये हो जाएगा सोकलिक आपका डी, है ना? ये देखिए ऐसे सोकलिक का डी हो गया। और संचार विभाग का कौन सा बताया था? तो संचार विभाग का बताया था दोस्तों महाप्रतिहार, है ना? और विदेश विभाग का, तो विदेश विभाग का हो जाएगा आपका महासंधि विग्रह, है ना? और अंत में बच गया नगर प्रमुख अधिकारी। तो बोला जाता था पूर्व प्रधान। नगर प्रमुख अधिकारी को कलचुरी काल में पूर्व प्रधान बोला जाता था दोस्तों। यहाँ से आपका प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, देखिए याद रखिए कि आपको पूछा जा सकता है कलचुरी काल में
संचार विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ऐसे सिंगल प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो क्या बोला जाता है? महाप्रतिहार, है ना। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार के रूप में किनकी नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन दिया गया है कृष्णा राव अप्पा, गोपाल राव, गोविंद राव और अमित राव। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है कृष्णा राव अप्पा। क्या थे? जिलेदार थे, जिलेदार, है ना, पहले जिलेदार थे। और इधर देखिए दिया है गोपाल राव छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार थे। पहले कौन थे? कृष्णा राव अप्पा। और अंतिम जिलेदार कौन थे? गोपाल राव। याद रखिए, जिलेदार हो गया और एक होता है सूबेदार, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। जिलेदार और सूबेदार वाले प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। तो जिलेदार याद रखिए, जिलेदार है पहला कृष्णा राव अप्पा और अंतिम जिलेदार है गोपाल राव। अब उसके बाद हम लोग सूबेदार के बारे में भी देखेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार, सूबेदार कौन थे? महिपत राव दिनकर थे, है ना। और अंतिम सूबेदार कौन थे? तो अंतिम सूबेदार थे यादव राव दिवाकर। ये सूबेदार और जिलेदार में आप कंफ्यूज नहीं होना। और दोस्तों आपको बता देता हूँ कि मैं आपको जितना भी बता रहा हूँ ये सभी, तो हालांकि मैंने इसको प्रश्न नहीं बनाया है, ये जो टॉपिक है इनको प्रश्न नहीं बनाया है, लेकिन ये जो टॉपिक है विगत वर्ष के में छत्तीसगढ़ के व्यापम और पीएससी के अंतर्गत जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न। तो ये टॉपिक है वो प्रश्न ही है, समझिए आप, और इसको याद करिएगा, ये आपका बहुत काम आएगा दोस्तों। और देखिए ये जो सूबेदारी प्रथा है उसको शुरुआत किसने किया था? तो सूबेदारी प्रथा का शुरुआत भोसले शासक व्यंको जी भोसले ने किया था। याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सूबेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी? व्यंको जी भोसले ने। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन दिया गया है मालगुजारी व्यवस्था, ताहूतदारी व्यवस्था, ताल्लुकेदारी व्यवस्था और तहसीलदारी व्यवस्था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है तहसीलदारी व्यवस्था। कोई कोई में दिया है आपका ताल्लुकदारी को सही उत्तर बताया है, कोई कोई में, है ना। लेकिन याद रखिए जब छत्तीसगढ़, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो सबसे पहले जब ब्रिटिश के अधीन हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया? छत्तीसगढ़ में सबसे पहले तहसील बनाना शुरू किया था, है ना। तहसील बनाया, तहसील बना, तभी तो ये ताहूतदारी व्यवस्था हो गया, ताल्लुकेदारी व्यवस्था, ये सब चीज आया, है ना। तो पहला कौन सा बना था व्यवस्था अंग्रेजों ने लाया था? तो वो था तहसीलदारी व्यवस्था। आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोपियन यात्री फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ के किस सूबेदार के शासनकाल में छत्तीसगढ़ आया था, है ना। तो ऑप्शन दिया गया है आपका महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू और केशव गोविंद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है महिपत राव दिनकर। और देखिए यहाँ जो सूबेदार है, जो छत्तीसगढ़ के सूबेदार है, और उनके बारे में जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ दिया गया है, पहला सूबेदार विट्ठल राव दिनकर के बारे में देखते हैं। पहला में बहुत सारे सूबेदार हुए थे, उसमें से कुछ कुछ जो सूबेदार हैं उनका उनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं सूबेदार है कौन? विट्ठल राव दिनकर। तो इनसे क्या क्या संबंधित है? तो इन्हीं के शासन काल में जो मिस्टर ब्लंट है वो छत्तीसगढ़ आए थे दोस्तों। इसको आप याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कि मिस्टर ब्लंट किसके समय में छत्तीसगढ़ आए थे? तो किसके समय में आए थे? विट्ठल राव दिनकर के समय में छत्तीसगढ़ आए थे, है ना। और जो परगना पद्धति है, आपने पढ़ा होगा परगना पद्धति के बारे में। तो परगना पद्धति का जन्मदाता कौन है? विट्ठल राव दिनकर। ये आपके सीजी एडीओ भर्ती 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है करके। और देखिए ये जो भवानी कालू हैं वो सबसे कम समय के लिए सूबेदार के पद पर रहे हैं, है ना। और केशव गोविंद, तो केशव गोविंद के बारे में क्या है? यह छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक समय तक सूबेदार के पद में रहे थे, है ना। कौन? केशव गोविंद।
याद रखिएगा, केशव गोविंद है वो सबसे अधिक समय तक सूबेदार के पद में रहे हैं। और इन्हीं के शासनकाल में जो यूरोपीय यात्री कोलब्रुक है वो छत्तीसगढ़ आया था। ये सीजीएडीओ भर्ती 2017 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नगर पालिका को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 343 यू, अनुच्छेद 243 टी, अनुच्छेद 243 पी, अनुच्छेद 243 क्यू। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है अनुच्छेद 243 पी है ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में किस जनजाति द्वारा धनकुल एवं जागर गीत गाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है हलबा, भतरा, दोनों के द्वारा, है ना, मतलब हलबा और भतरा दोनों के द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है दोनों के द्वारा, हलबा और भतरा जनजाति दोनों के द्वारा है वो धनकुल एवं जागर गीत है वो गाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति को सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है कमार, कोरवा, भतरा और बैगा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है बैगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरुम सिल्ली जिसे हम लोग माडम सिल्ली बांध भी कहते हैं, है ना, तो मुरुम सिल्ली बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन दिया गया है आपका मनियारी, सिलियारी, महानदी और शिवनाथ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है सिलियारी नदी। इसको याद रखिएगा, आप मनियारी और सिलियारी में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो सिलियारी इसका सही उत्तर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के कौन कौन से जिला से होकर गुजरता है? ऑप्शन है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, उपयुक्त तीनों से। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है उपयुक्त तीनों से। कौन कौन से? कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, इन तीनों जिले से होकर जो कर्क रेखा है वो गुजरता है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की भाठा मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है रेगुर मिट्टी, दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, दोरसा मिट्टी। तो इसका जो सही उत्तर है लेटेराइट मिट्टी। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कौन कर्मवीर पत्रिका के संपादक गिरफ्तार हुए थे, है ना? जो कर्मवीर पत्रिका है उसके जो संपादक है वो कौन थे जो गिरफ्तार हुए थे, बताना है। ऑप्शन दिया गया है पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी, माखन लाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और मुकुटधर पांडे। तो इसका जो सही उत्तर है माखन लाल चतुर्वेदी। और ये जो कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन है ऐसा भी पूछ सकता है आपको, तो कौन है? माखन लाल चतुर्वेदी। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, कवर्धा। तो इसका सही उत्तर है बिलासपुर। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन है नारायण राव मेघावाले, नत्थूजी जगताप, उपरोक्त दोनों और श्री वामन राव लाखे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है उपरोक्त दोनों। कौन कौन से? नारायण राव मेघावाले और नत्थूजी जगताप, ये गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी का दूसरी बार छत्तीसगढ़ आने का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन करना, खादी का समर्थन करना, महिला कल्याण और दलित के उत्थान के लिए। दलित मतलब वही जो हरिजन हो गया, उनके उत्थान के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों दलित के उत्थान के लिए, हरिजन समाज का जो उत्थान है उसके लिए गांधी जी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे, दूसरी बार। आपका अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर राज्य पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति कौन था? ऑप्शन है रघुजी प्रथम, भास्कर पंत, विट्ठल पंत, दिनकर पंत। तो इसका सही उत्तर है भास्कर पंत।
और देखिए, नागपुर के भोसला शासक रघुजी भोसले के सेनापति भास्कर पंत है ना। तो भास्कर पंत कौन था? जो नागपुर के भोसला शासक रघुजी भोसले का कौन था? सेनापति था, है ना। तो इसको याद रखिएगा। और भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। उस समय रतनपुर के शासक कौन थे? रघुनाथ सिंह, है ना। तो यहाँ से आपको प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भास्कर पंत ने जिस समय रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया, उस समय रतनपुर का शासक कौन था? तो कौन था? रघुनाथ सिंह, है ना। इसको आप याद रखिए। और भास्कर पंत है वो रघुजी भोसले का सेनापति था। ये 2-3 पॉइंट है, इसको आप याद करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस वंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी, है ना। ऑप्शन दिया गया है नल वंश, कलचुरी वंश, पांडु वंश, सोमवंशी। तो इसका जो सही उत्तर है, सोमवंशी जो शासक है उन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण किया था। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हुए विभिन्न विद्रोह को उसके विद्रोह वर्ष के साथ सुमेलित करिए, है ना। तो कौन सा ये जो विद्रोह दिया गया है वो कौन से सन में हुआ है, उसको मिलान करना है दोस्तों। तो सबसे पहला दिया गया है लिंगागिरी विद्रोह। तो लिंगागिरी विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1856 में, है ना। और दूसरा दिया है आपका कोई विद्रोह। तो कोई विद्रोह कब हुआ था? तो कोई विद्रोह हुआ था दोस्तों 1859 में, है ना। और आपका तीसरा में दिया है मुरिया विद्रोह, तो जिसको मेरिया विद्रोह भी कहते हैं ना। तो मुरिया विद्रोह कब हुआ था? तो मुरिया विद्रोह हुआ था आपका 1876 में, 1876 में। और ये जो भूमकाल विद्रोह हो गया तो ये हुआ था 1910 में दोस्तों। ये प्रश्न आपको बहुत बार पूछा गया है। व्यापम और पीएससी के अंतर्गत जो एग्जाम हुए हैं, इनमें जो विद्रोह का वर्ष है कि कौन सा विद्रोह कौन से वर्ष में हुआ है, ये बहुत बार पूछा गया है। इसको आप याद कर लीजिए। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है ना। ऑप्शन दिया गया है रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर। तो इसका सही उत्तर है सरगुजा। सरगुजा में जोगीमारा की गुफा है वो सरगुजा जिला में स्थित है। और देखिए यहाँ बोला है कि जो कौन सा गुफा देखे थे हम लोग अभी? जोगी मारा की गुफा, है ना। तो जोगी मारा की जो गुफा है वो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है ना। सरगुजा जिला के रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। और ये वही रामगढ़ की पहाड़ी है दोस्तों जहां पर कालिदास ने उसकी जो रचना है मेघदूत की, उसकी रचना की थी दोस्तों। और बोला है कि इस गुफा से नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनिका के प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। ये भी प्रश्न बना के पूछा है कि कौन से गुफा से आ, नर्तक देवदास और नर्तकी सुतनिका के प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। तो कौन सा गुफा है? जोगी मारा गुफा, है ना, जोगी मारा। और बोला है कि इस गुफा से मौर्यकालीन अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। कौन सी गुफा से? जोगी मारा गुफा से। याद रखिएगा, आपको ये सब चीज कूट वाला प्रश्न बना के दे देगा। तो कूट वाला प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ में, जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें। तो उसके दृष्टि से ये सब चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए ये जो है क्वेश्चन वो सीजीपीएससी 2017 और 11 में पूछा है। कौन सा वाला? कि ये नर्तक देवदासी और नर्तकी सुनीतिका के प्रेम गाथा का वर्णन के बारे में वाला क्वेश्चन, है ना। आपका अगला प्रश्न है, 1857 के क्रांति के समय सोना खान निम्नलिखित में से किस जिले में सम्मिलित था, है ना। जो 1857 की स्थिति में बोला है ना। तो 1857 में कौन से जिला में था उस समय सोना खान? तो ऑप्शन है आपका रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और संबलपुर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है रायपुर। 1857 में सोना खान है वो रायपुर जिला के अंतर्गत आता था। और अभी वर्तमान में कौन से जिला में आता है? तो अभी वर्तमान में आता है आपके बलौदा बाजार जिला में। ये सोना खान है वो बलौदा बाजार जिला के अंतर्गत आता है अभी वर्तमान में। और 1857 में रायपुर जिला के अंतर्गत आता था। आपका
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? ऑप्शन दिया गया है कैप्टन एडमंड, कैप्टन एग्न्यू, कैप्टन हंटर, कैप्टन विल्किंस। तो इसका जो सही उत्तर है कैप्टन एडमंड, है ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे। और बोला है डोंगरगढ़ के जो जमींदार का विद्रोह हुआ था 1818 में, वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। किनके? कैप्टन एडमंड के। आपका अगला प्रश्न है, सन 1905 में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पृथक होकर अन्य प्रांत में शामिल हो गया था? ऑप्शन है रायपुर, बिलासपुर, कोरिया और संबलपुर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है संबलपुर है, वो 1905 में उड़ीसा राज्य जो है ना, उड़ीसा राज्य उसमें सम्मिलित हो गया है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित शिलालेख है? ऑप्शन दिया गया है कोड़ागढ़ शिलालेख, मल्हार शिलालेख, पुरुषपाल शिलालेख, सिरपुर शिलालेख। तो इसका सही उत्तर है पुरुषपाल शिलालेख। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव में बंगाल नागपुर काटन मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ था, है ना? जो बंगाल नागपुर काटन मिल का मजदूर हड़ताल है वो कब हुआ था? ऑप्शन है 1920, 1933, 1965, 1956। तो इसका सही उत्तर है 1920 में। और यहाँ दिया है ये जो मजदूर हड़ताल हुआ था राजनांदगांव में, उसका जो नेतृत्व करता थे कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। यह प्रश्न भी पूछा है कि नांदगांव में हुए मजदूर हड़ताल के नेतृत्वकर्ता कौन थे करके, है ना? तो कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। और यह जो हड़ताल है वो 36 दिनों तक चला था। ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला हड़ताल था छत्तीसगढ़ में दोस्तों, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, परब नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है ना? परब नृत्य है वो किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है धुरवा, बैगा, गोंड और दोरला। तो इसका जो सही उत्तर है धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है ना? और यहाँ बोला गया है यह नृत्य महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है ना? जिसमें क्या होता है, इसमें जो नर्तक होते हैं वो कुल्हाड़ी, तलवार जैसे प्रतीकात्मक हथियार लिए होते हैं। किसमें? परब नृत्य में जो महिला पुरुष दोनों इसमें शामिल रहते हैं, और जो नर्तक या नर्तकी जो भी हैं वो कुल्हाड़ी और तलवार जैसे प्रतीकात्मक हथियार लिए रहते हैं। और ये जो परब नृत्य है उसको सैनिक नृत्य भी कहा जाता है ना? याद रखिएगा, जो परब नृत्य है धुरवा जनजाति के द्वारा किया जाता है ना, उसको सैनिक नृत्य भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, माधवराव सप्रे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका सही उत्तर है ठाकुर प्यारेलाल सिंह। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध गिरौदपुरी मेला कब लगता है ना? कब लगता है? ऑप्शन है फागुन में, कार्तिक पूर्णिमा में, माघी पूर्णिमा में, बसंत पंचमी में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों फागुन माह में गिरौदपुरी मेला है वो लगता है। सीजी व्यापम 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आपका अंतिम प्रश्न है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कुल 30 प्रश्न हो गया आपका, है ना? तो आपका अंतिम प्रश्न है, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पूर्वालोकन के लिए वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है आपका मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिला पंचायत का अध्यक्ष और राज्य का विधानसभा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राज्यपाल। तो अब चलते हैं हम लोग भारत के सामान्य ज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्न की ओर दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न है, आधुनिक भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण, राजा राममोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजा राममोहन राय।
आपका अगला प्रश्न है, यदि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है तो लोकसभा में जो बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन है आपका लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, एक सदस्य जो पीठासीन अधिकारियों की सूची में तीसरे क्रम पर हो, और तीसरा ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का एक सदस्य, और चौथा ऑप्शन है आपका एक व्यक्ति जिसे मंत्रिमंडल के परामर्श पर राष्ट्रपति नियुक्त करे। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का एक सदस्य, जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त रहेगा तो लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता करेगा। कौन? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का एक सदस्य। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। ये अंडमान निकोबार को मत करिएगा क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है भाई। आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का समकालीन बंगाल का शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है गोपाल, धर्मपाल, देवगुप्त, शशांक। तो इसका सही उत्तर है शशांक। आपका अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक की निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि थी, है ना? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा कौन सा उपलब्धि है, जो कार्य है, अच्छा कार्य है, वो बताना है। तो दिया गया है स्थायी बंदोबस्त ऑप्शन में, अलीगढ़ के किले पर अधिकार, ठगी प्रथा का दमन, और पंजाब का विलय, है ना? तो इनका अच्छा कार्य है ठगी प्रथा का दमन। ठगी प्रथा का जो दमन है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था दोस्तों, पहला, है ना? जो कौन कौन सा अच्छा कार्य है, तो ठगी प्रथा का दमन है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। और क्या है? सती प्रथा का दमन, दूसरा है सती प्रथा का दमन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ये दो कार्य है वो किया गया था, याद रखिएगा। ये देखिए यहाँ दिया भी गया है 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन है संगम, सालुव, तुलुव, अरविदु। तो इसका सही उत्तर है तुलु वंश से संबंधित था कृष्णदेवराय। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की, सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना है ना, यहाँ पे जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन है आपका 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 322 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और अंतिम ऑप्शन है आपका 389 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कौन सा स्थल है ना, जो उद्गम स्थल है बताना है। ऑप्शन है धौलाधार श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, राक्षस ताल, काराकोरम। तो इसका जो सही उत्तर है राक्षस ताल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, पेन्नार, नर्मदा। तो इसका जो सही उत्तर है कावेरी। आपका अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार का क्या नाम था? ऑप्शन है उस्ताद समद, महमूद युला, मनसुख खान, अबुल समद। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है उस्ताद समद। और बहुत सारे चित्रकार हुए थे अकबर के दरबार में, तो आप उनको भी याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, है ना? मैं अगले वाला जो आएगा क्या बोलते हैं आपका प्रैक्टिस सेट, उसमें अकबर के जो दरबार में कौन कौन सा चित्रकार है, कौन कौन से और चित्रकार थे उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, है ना?
आपका अगला प्रश्न है, वुड डिस्पैच क्या था और यह कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन दिया गया है, एक शिक्षा योजना जो 1854 में लागू हुआ था, है ना। दूसरा है रेल विस्तार योजना 1965 में। भूमि बंदोबस्त 1988 में। ब्रिटिश रिकॉर्ड लेखा है, ये लिखा हो गया है, लेखा है ना। ब्रिटिश रिकॉर्ड लेखा 1836 में। तो इसका जो सही उत्तर है, वुड डिस्पैच क्या था और कब लागू हुआ था, तो वुड डिस्पैच है वो एक शिक्षा योजना था जो 1854 में लागू हुआ था, है ना। आपका अगला प्रश्न है, पोलावरम परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन है गोदावरी, सबरी, जोंक, ब्राह्मणी। तो इसका जो सही उत्तर है गोदावरी। और यहाँ दिया है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना है। कौन सा परियोजना देखे थे हम लोग? पोलावरम परियोजना, है ना। पोलावरम परियोजना है वो कहाँ है स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और पेयजल आपूर्ति प्रदान करना। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? ऑप्शन है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के सचिव को। तो इसका जो सही उत्तर है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। देखिए दिया है, लोकसभा अध्यक्ष जिसे लोकसभा का स्पीकर भी कहा जाता है ना। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसे लोकसभा का स्पीकर भी कहा जाता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों। अपना त्याग पत्र लिखित रूप में लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करता है ना। और ये जो त्याग पत्र देने का जो प्रावधान है वो किसमें लिखा गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94 में इसके बारे में बताया है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो पद छोड़ने, त्याग पत्र और पद से हटाने की प्रक्रिया निर्दिष्ट करता है ना। कौन? अनुच्छेद 94। लोकसभा के जो अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, उनका पद छोड़ना, पद से हटाना के बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 94 में दिया गया है। आपका अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू भारत के किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त हुई थी? तो दोस्तों सबको पता है सरोजिनी नायडू है वो भारत की पहली महिला राज्यपाल है ना। लेकिन कौन सी राज्य का राज्यपाल बनी थी, इसको इस प्रश्न के द्वारा हम जानेंगे। तो वही पूछा गया प्रश्न में कि सरोजिनी नायडू भारत के किस राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन है राखालदास बनर्जी, विजय साहनी, एस आर राव, जे पी जोशी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है राखालदास बनर्जी। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 8, 7, 6, 5। तो इसका जो सही उत्तर है 8, है ना। 8 राज्य से कर्क रेखा है भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। और कौन कौन सा राज्य है? तो राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा है वो गुजरता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन है 1935, 1956, 1988, 1947। तो इसका जो सही उत्तर है 1935। आपका अगला प्रश्न है, कोलकाता में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? ऑप्शन दिया गया है रेगुलेटिंग एक्ट, रॉलेट एक्ट, क्विट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके द्वारा कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। और कब हुआ था? 1773 में। इसको भी आप याद रखिएगा कि 1773 में हुआ था। आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय उसकी स्थापना कब हुआ था, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो याद रखिए 1773 में।
और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो प्रश्न है वो विगत वर्ष में कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, जो आपके प्रैक्टिस सेट में मैंने लगाया है, तो इसको आप हल्के में मत लीजिए। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य के उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसको संबोधित करते हुए अपना त्याग पत्र लिखेगा, है ना। कोई भी राज्य का जो न्यायाधीश है वो त्याग पत्र देना चाहेगा तो वो किसको संबोधित करके देगा। तो ऑप्शन है आपका राष्ट्रपति, संबंधित राज्य के राज्यपाल और भारत का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को देगा। कोई भी राज्य के उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो, है ना, किसको देगा, राष्ट्रपति को। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन है आपका 35 वर्ष, 18 वर्ष, 30 वर्ष और 25 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है 35 वर्ष होना चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु योग्यता। और बोला है संविधान का अनुच्छेद 58, जो अनुच्छेद 58 है वो भारत के राष्ट्रपति के लिए पात्रता, क्या क्या पात्रता होना चाहिए उसके बारे में जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 है उसमें स्पष्ट बताया गया है दोस्तों, है ना। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।